चलिए कहाँ से शुरू किया जाए? शुरू से शुरू किया जाए तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। देखिए आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो आपको यही जानना पड़ेगा, ठीक। इंग्लिश में आपको जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक। ये डिवाइड है कई पार्ट में। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं इसका जो ए पार्ट होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज नेम ऑल ऑफ देम? बोलो। पहला है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव। क्या बोली हो? गलत बोली हो? नहीं, वो सही बता रही है, यही बोल रही हो ना। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कौन से शब्द को किस तरह से बोलना है। ये वर्ब है, गलत है। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है, वर्ब, नॉट वर्ब। इसको मैं शुद्ध पढ़ूंगा तो वर्ब पढ़ूंगा, वर्ब, और ये शुद्ध लिखा गया। देखिए हमारे यहाँ जो इंग्लिश है ना, कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं पता है? हमारी कोई भाषा नहीं है तो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ये हमारी भाषा नहीं है, ये अचीव्ड है। जैसे ब्रिटिश होता है, अमेरिकन होता है, फ्रेंच होता है, इटालियन होता है, अरबिक होता है, बहुत सारा है ना। तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश में अचीव किया गया है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। कौन सी? ब्रिटिश। जैसे मैं कलर की स्पेलिंग लिखता हूँ, किसकी? किसकी? कलर की स्पेलिंग बोलो, बोलो बोलो। COLO। लेकिन मैं अगर ये लिख दूं तो कलर, दोनों सही। गूगल पर डालेंगे दोनों सही बताएगा। दोनों का मतलब रंग होता है, ठीक। ये दोनों सही हैं, लेकिन दिक्कत ये है ये हमारे यहाँ अचीव नहीं है, ये अमेरिकन भाषा का है। कौन सी भाषा का? अमेरिकन भाषा का है। ब्रिटिश भाषा का जो कलर है वो ये है। बात समझ में आई? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मैं सिलेबस लिख रहा था, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब नहीं वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक दिख रहा है कि नहीं? इधर दिख रहा है। अगला है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्लियर है? ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन बोले ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 लिखा गया है, हाँ, इसका कोई क्रम भी होता है? क्रम ही है। जितना मैं चीजें लिखा हूं सब क्रम से लिखा हूं, कारण जानिए। जैसे मैं सबसे पहले आपको अगर मैं नाउन पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? नाउन। तो नाउन क्या होता है भैया? हम सीधी भाषा में कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। दुनिया के जितने भी नाम वाले शब्द हैं सबको सब हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर? कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। Pronoun is a word which is used in the place of noun for repetition of noun. ठीक, संज्ञा के रिपीटिशन को, पुनरावृत्ति को हटाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया।
जैसे मैं कहूं कि राम खाता है, राम दौड़ता है, राम नाचता है, ये जो बार बार राम आ रहा है, इस राम के रिपीटिशन को हटाने के लिए हम राम का प्रोनाउन प्रयोग करूंगा। राम का प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा। क्या होगा? तो कहेंगे राम इज अ गुड बॉय, ही रन्स, ही ईट्स, ही प्ले। ठीक, उसके अनुसार वो प्रोनाउन। जब हम नाउन प्रोनाउन पढ़ लेंगे भैया, तब हमें बात करनी पड़ेगी इनकी विशेषता। तब हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाए वही विशेषण कहलाता है, इसलिए क्रम से तीसरे नंबर पर आया। जब मैं क्रिया पढ़ लूंगा, वर्ब पढ़ लूंगा, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। इसके बाद आपका बाकी वो क्रम से है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक, लेकिन इसी में एक अलग से पार्ट आपका आ जाता है, आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल आता है। हालांकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, बस आर्टिकल लिख लीजिए। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल। क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल। इसको छापते भी चलिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि हमको इरेज करना पड़ेगा इसको। हाँ, इधर विशाल हो, इधर। हो गया? बोलो भाई, हो गया ना? देखो, अगर मौसम ऐसे ही रहा तो गर्मी आने वाली है, ये संकेत दे रहा है कि चुनचुनाहट शुरू है। ठीक, एक हफ्ते के बाद अगर ऐसे मौसम रहा तो गर्मी आएगी, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आलस से भरा दिन शुरू होगा, लेकिन पढ़ाई भी इसमें बहुत अच्छी होती है, जिसको कहते हैं गुलाबी ठंडी, पिंक विंटर। टाइम सुबह भी चलता है 7 बजे से, जो जिस टाइम पे आना चाहे। मिटाएं इसको? ठीक, देखो इसकी हिंदी जब पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा, अभी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये आपका ए पार्ट हुआ। जैसे ही मैं बी पार्ट की बात करूंगा तो बी पार्ट में आपका आता है, बी पार्ट में आपका आएगा वर्ड पावर। वर्ड पावर। अब देखो, बिना वर्ड पावर का हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमें वर्ड पावर आना चाहिए। ठीक, वर्ड पावर मतलब शब्द। ठीक, अब वर्ड पावर भी कैटेगराइज किया गया है इधर पाठक जी। वर्ड पावर भी आपका कैटेगराइज किया गया है, कितने कैटेगरी में? देखो, अगर आप वर्ड पावर पढ़ोगे देखिए, वर्ड पावर में जो आपका पहला पॉइंट होगा वो आपका एंटोनिम होगा, या सिनोनिम एंटोनिम कह लीजिए। एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेज हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में इसको कहते हैं विपरीत अर्थ, पर्यायवाची,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश या उपवाक्य। ठीक। इंग्लिश की एक जो बुक आती है रेन एंड मार्टिन की, डॉक्टर रेन एंड मार्टिन की बुक हाई स्कूल कंपोजिशन की आती है, सबसे ठीक किताब है, सबसे बढ़िया किताब है। उसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जो ऑर्डर दिया गया है, हाँ उसको सर सबसे आउटसाइड माना गया है। हाँ, हम बता रहे हैं और वहीं से पूरा आपको लिखवा भी रहा हूँ। इसमें जो दिखा रहा है नीतू सिंह की खुद पर्सनल बुक है, अपने हिसाब से छापी है। वो एडजेक्टिव सर उसमें चौथे में दिखा रहा है, वर्ब डिस्क्रिप्टिव लिखा है। हो गया होगा एडजेक्टिव, सबका अपना क्रम है, लेकिन वो सही क्रम उसका वही है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद उसकी विशेषता पढ़ते हैं, या तो नाउन प्रोनाउन क्रिया पढ़ लें, वर्ब पढ़ लें, तब उसकी विशेषता बतलाएं, तब एडजेक्टिव करेंगे। क्योंकि सर ये क्वेश्चन जो है जौनपुर में जो सबसे मतलब रैंक 1 का स्कूल है सेंट जॉन्स, वहाँ पे इंटरव्यू जो लोग लेने गए थे, वहाँ पे पूरे वो आते हैं ना बनारस वगैरह से, हाँ, इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ पे यही पूछे थे नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबको लगा कि बस यही पूछे हैं, 8 नाम बता दिए, लेकिन उसमें स्पेशली जो रेन एंड मार्टिन का ऑर्डर था वो जानना चाहता। हाँ, सबसे अथराइज्ड बुक मानी जाती है डॉक्टर रेन एंड मार्टिन की। लिख देता हूँ नाम। इनकी बाइलिंगुअल बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों में आती है। ठीक। जो आपका अगला सेक्शन होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, IDE है। जो आपका अगला सेक्शन है वो आपका है पैसेज एंड पैराजम्बल। पैसेज, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट, हाँ, क्लोज टेस्ट। ये आपका सी पार्ट है। ठीक। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपका इतना ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अभी और। जैसे मैं बात करता हूं, आप चाहे आपके यहाँ पास जगह हो तो वहीं में लिख लीजिएगा, नहीं तो अलग से लिखिएगा। जैसे आप वर्ब पढ़ोगे ना, वर्ब को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, वो अलग चीज है, वो तो केवल वर्ब बताया जाएगा, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको बता दिया जाएगा, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है। लेकिन स्पेशली जो इसको डिवाइड किए गए 3 पार्ट में, पहला पार्ट इसका आता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ठीक। टेंस समझते हैं, हाँ, टाइम एंड टेंस। अगला जो आपका होगा वॉइस, और अगला है नरेशन। ठीक। ये आपके वर्ब में ही मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, जब इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको और इसमें कॉम्बिनेशन आता है, कंबाइन करके मिला के बनाया जाता है, जैसे डिटर्मिनेशन, या आप डिटरमाइनर कह लीजिए। अगर आप लोग इंटर पढ़े होंगे कायदे से, आपको 2 चैप्टर मिला होगा, सिंटैक्स एंड सिंथेसिस। तो सिंटैक्स और सिंथेसिस यहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो डिटरमिनेशन या डिटरमाइनर में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, वो अलग से है।
सब इतना पढ़ने के बाद ही उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं आपको जैसे नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन के जितने भी डिटर्मिनर हैं उसको वहीं पढ़ा दूंगा, जिससे वो क्लियर हो जाए। ठीक, शुरू करें खेल। लिखिएगा नाउन। क्या चीज? देखिए वो कंपटीशन में नहीं है, वो कंपटीशन में नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं, सुनिए, जब आपने नाम ले लिया है तो बता देता हूं। कंपटीशन अगर आप एसएससी बैंक वगैरह देते हैं तो उसमें आपको वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के लिए बेसिक्स, एक दिन पूरा बेसिक्स ही चलेगा। तो कहिए मैं आपको पूरा बेसिक्स ही पढ़ा दूं। बेसिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। नहीं, कंपटीशन में नहीं है। हाँ, टेट की बात अलग। ठीक, हमने बताया ना वो कंपटीशन है एसएससी बैंक वगैरह में नहीं आता। तो मुख्य चीजें हैं जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तो बीच बीच में मौका मिलते मिलते मैं उसको सब्जेक्ट बता दूंगा, ऑब्जेक्ट बता दूंगा, वर्ब बता दूंगा, या तो कहिए वही बता के पहले शुरू करें। चलिए ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट। टेंस वो नाउन बाद में पढ़ेंगे, पहले वही 2-3 पॉइंट पढ़ा दें आप, तब वही। नहीं, ग्रामर ना लिखिएगा, ग्रामर में लिखिएगा इसकी एक क्लास में यूट्यूब पर डाल दिया हूं, आप चाहें तो वहां से देख के पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखा हूं कि गलत, कहीं यहां पर मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया क्या? बताइए, गलत नहीं है? ई होगा कि होगा, हम खुद कंफ्यूजन में हैं। बताइए, ए होगा कि होगा? तुक्का मार रही हैं? ए सही होगा। दूसरी बात तो ये, ग्रामर का प्रोनाउंसिएशन हम गलत बोल रहे हैं अभी। ये जो मैं लिखा हूं GRAMMAR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा? थोड़ा सो हम इसको खींच के बोलते ग्रामर, नॉट ग्रामर। क्या बोलेंगे? ग्रामर। देखो हमने बताया कि हम इंडियन हैं भैया, अपने हिसाब से सेट सट करके इसको बोलते हैं। लिखा है ग्रामर तो ग्रामर ही पढ़ेंगे, लेकिन शुद्ध ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर। बात समझ में आई? प्रोनाउंसिएशन इसका जो होगा वो ग्रामर होगा। अब हम जानेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं। कहा जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं हिंदी में। कोई हमें बताया कि हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं? कहेंगे शब्दों वाक्यों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, एक सार्थक अर्थ निकलता हो। क्या हमने बोला? शब्दों वाक्यों वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित या सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये चीज नहीं बता पाएंगे। कहा जाता है ग्रामर इज द वर्ड, या ग्रामर इज द वर्ड which is change their meaning in different situation,
हाउ दे आर चेंज एंड वाई। समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? लिख लो तब समझ पाओगे। लिखो, ग्रामर इज अ वर्ड, ग्रामर इज अ वर्ड which is used in a sentence comma how they change their meaning in different situation, in different situation. In different situation is known as, या बस इतना लिख दो, known as छोड़ दो। बात समझ में आई? लिखवाने को मैंने लिखवा दी, आपकी मर्जी, आप याद करो ना याद करो, बट इसका कोई कहीं यूज नहीं होगा। कोई ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा जो आपसे पूछेगा पहले हमको ग्रामर की परिभाषा बताओ, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं, ठीक। उनको लगेगा कि मेरा लड़का लड़की जाता है शहर, जौनपुर शहर पढ़ने, अंग्रेजी पढ़ता है, गणित पढ़ता है, पूछो लाओ देखें, चेक करें वो उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, चेक करने के लिए कोई पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो क्लियर। चलो ठीक है, जैसे मैं इसकी बात किया हूं तो सबसे पहले शुरू होता है आपका लेटर। सबसे पहले तो यही आएगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट चीज यही आएगी ना, अक्षर, ठीक। अक्षर बाद में, जैसे हम कहें कि जो हमारे यहां अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला जो स्क्रिप्ट है, या हम लोग जो इंग्लिश लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी में सेंटेंस लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, ये हमारा कौन सी स्क्रिप्ट में है। अब इसको हिंदी में समझो। जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी में कहा जाता है भैया हमारी जो लिपि है, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। यही पढ़े ना, लिपि देवनागरी है, वो हिंदी की है। लेकिन बात की जाए अगर इंग्लिश की, इंग्लिश जो लिखा जाता है वो कौन सी लिपि अर्थात स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को लिपि बोलते हैं। मेन्यू स्क्रिप्ट वो जो छपा हो तो वो अलग चीज है, नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा। तो इंग्लिश जो हमारे यहाँ लिखा जाता है वो उसकी स्क्रिप्ट होती है प्रोटो-कैनोनाइट स्क्रिप्ट, ठीक। जो हमारे यहाँ जो लिखा जाता है, जो इसकी स्क्रिप्ट होती है वो होती है प्रोटो-कैनोनाइट स्क्रिप्ट। मारे जाओगे। अब यार अब देखो, अगर मैं एक एक लिखूंगा तो लिखावट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका लिखने का भी नियम होता है कि उसका लेटर दूसरे लेटर से चिपका होना चाहिए, उसमें रिलेशन होना चाहिए, ठीक। जैसे ये लिखा होना तो ये इसे रिलेट होना, हालांकि गलत ही लिखा हो, रिलेट है, ये इसे सटा होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं सटा, लेकिन यहाँ सटा दो तो दिक्कत हो गया। NITE है वो। तो आपसे अगर आप कोई पूछे कि जो हमारे यहाँ लिपि चलती है इंग्लिश की, वो कौन सी लिपि चलती है? हिंदी में देवनागरी, इंग्लिश में प्रोटो-कैनोनाइट स्क्रिप्ट। क्या कौन सी? प्रोटो-कैनोनाइट स्क्रिप्ट। हो गया भाई?
अब आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, हम बात करेंगे सबसे पहले लेटर की। लेटर का मतलब होता है वर्ण। लेटर किसे बोलते हैं? वो लिखने वाला पत्र भी यही है। जो पत्र होता है लेटर, वो यही स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर लेटर का मतलब वर्ण भी होता है। हिंदी पढ़े होंगे आप लोग, बताया जाता है वर्ण, सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है। वर्ण की परिभाषा बोलो। बोला जाता है, हिंदी की बात बताऊं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की मूलभूत इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, जिसका कोई क्षय न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, अक्षर कहलाता है। बात समझ में आई? तो जरा इसको बताओ, लेटर को परिभाषित करो। लेटर को परिभाषित करो आप लोग। तो आप ऐसे बहका दिए हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक नहीं। इसकी परिभाषा पहले सुन लो। हम कहते हैं कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसी का लिखित अथवा मुद्रित प्रतीक ही वर्ण कहलाता है। मैंने बोला ए, आपने लिखा ए का लिखित या मुद्रित सिंबल बनाया, ए फॉर एप्पल सिंबल बनाया, ए बोला तो ए लिखा आपने, लिखित या मुद्रित प्रतीक कहलाया कि नहीं कहलाया? ये आपका लेटर है। मैंने बोला बी, तो आपने इसको लिख दिया सिंबल बना के, आपका हो गया लिखित या मुद्रित प्रतीक बी। इसी तरह से हमारा ये पूरा अल्फाबेट बना है। लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। लिखो, द रिटन आर प्रिंटेड साइन, द रिटन आर प्रिंटेड, लिख दूं कि सुन के लिख लोगे? लिख दें? अच्छा लिख लेंगे, चलिए। द रिटन आर प्रिंटेड साइन ऑफ साउंड, यही चीज साइन है। द रिटन आर प्रिंटेड साइन of a sound in a language is known as letter. हिंदी में लिखेंगे, भाषा में ध्वनि का लिखित अथवा मुद्रित प्रतीक को वर्ण कहते हैं। भाषा में ध्वनि का लिखित अथवा मुद्रित प्रतीक ही वर्ण कहलाता है। कहेंगे द रिटन और प्रिंटेड साइन ऑफ अ साउंड इन अ लैंग्वेज इज नोन एज अ लेटर। क्लियर है? चलो ठीक। अब कहा जाता है कि हमारे अल्फाबेट में, इन माई अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर इन विच 21 और कॉन्सोनेंट एंड रिमेंड आर वॉवेल। कहा जाता है कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 21 व्यंजन होते हैं और बचे हुए क्या होते हैं? स्वर हैं। यानी 21 अगर व्यंजन है तो कितना बचा? 5 आपका क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक।
अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इन माई अल्फाबेट, सबसे पहली बात तो यहां पर ये आई कि अल्फाबेट किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक, कॉम्बिनेशन सब बोल देंगे, एक ही बोलिए। कहा जाता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। वर्णों के सार्थक या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, लिखिएगा अल्फाबेट। लिखिएगा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of letters, systematic arrangement of letters is known as alphabet. Is known as alphabet. Systematic arrangement of letters is known as alphabet. ठीक, लिखिएगा देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। हाँ हाँ, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट लिखिएगा। देयर आर, अभी हम बता रहे हैं आगे की बात। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है? अब इसमें आप कहोगे कि इन विच, आगे बढ़ा दीजिएगा, इन विच 5 vowels and 21 are consonant, कितने स्वर हैं? 5। नाम बोलो। हाँ, ए ई आई ओ यू। इसके नीचे ऐसे लिख लीजिएगा ए ई आई ओ यू। बाकी कौन बचेगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिनो, देखो 21 है कि नहीं? ठीक, तो अभी तक आपने जाना कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन। लेकिन अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे, स्वर को लेकर मतभेद हो जाता है। तब वहां पर 4 स्वर और 6 स्वर आते हैं। ठीक, कारण यह है जब 4 स्वर की बात की जाएगी उसमें बताया जाता है ये जो आपका यू है ये सेमी वावेल है। यू आपका सेमी वावेल है, अर्ध स्वर है। ये कभी स्वर का काम करता है, कभी व्यंजन का काम करता है, इसलिए ये आपका अर्ध स्वर है। क्लियर है? कब? जब हम 4 बताएंगे। लेकिन जब हम 5 बताएंगे तो पहले बताया जाता था कि वाई भी आपका स्वर था। वाई आपका स्वर था। जैसे कहा जाए ईयर लिखो,
वर्ष वाला तो एन ईयर होता है, पता है कि नहीं? तो जब 6 की बात करेंगे तो बताया जाता है वाई भी स्वर था। जब 4 की बात करेंगे तो बताएंगे यू आपका सेमी वावेल है, कभी स्वर का काम करता है कभी व्यंजन का काम करता है। जैसे मैं कहूं कि अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, मैं कहूं यूनियन, एन यूनियन नहीं होगा, अ यूनियन होगा। क्लियर है? यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, अ यूनिवर्सिटी होता है, तब यू आपका व्यंजन का काम करने लगता है। बात पते की है कि नहीं? आगे की बात करेंगे। ये तो मैंने वर्णमाला की बात की, थोड़ा दरवाजा चुप कर दो। जब हम बात करेंगे भाई कि अगर हम इनसे कह दे कि अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्या बोल दे? इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको बताया जाएगा कि इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 44 लेटर्स। कितने? अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की बात करेगा तो इसमें 44 अक्षर, जिसमें आपका 20 वावेल होता है और 24 आपका कॉन्सोनेंट होता है। अब नाम मत पूछिएगा क्योंकि हमको नाम सबका नहीं पता। ये पूछा गया है 2 बार। कुछ लोग जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं 69,000 की वैकेंसी में पूछा गया था ये, और कुछ लोग सीटेट दिए थे तो सीटेट में एक बार पूछा। सर ये 26 के अलावा बाकी है क्या? हाँ, अब बात करते हैं 26 के अलावा। कहा जाता है कि पहले इसमें कुल 46 अक्षर हुआ करते थे। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रोम, इटली सब एक संघ हुआ करता था। रोम वगैरह आप नाम सुनेंगे, जीएस वाले अच्छे से बताएंगे। हाँ, सोवियत संघ सबका एक संघ हुआ करता था। उसमें कुछ आपके सिंबॉलिक थे, कुछ स्क्रिप्टिक थे, कुछ सिंबल में लिए गए थे, कुछ छापे में लिए गए। तब ये लैंग्वेज में आता था आपका 46। लेकिन जब उनका संघ टूटा तो 2 अक्षर टूट गए, बचे 44। 44 में आपका 20 स्वर है और 24 व्यंजन है। ठीक है, याद रहेगा? क्या याद रहेगा? अगर अंग्रेजी भाषा की बात करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेगा कि कुल 44 अक्षर होंगे, जिसमें 20 स्वर होगा, 24 व्यंजन। याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी चीजें कर। आज के लिए बस।